हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर की जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेक्नोलॉजिकल होता क्या है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल यहाँ क्या लिखा है, जो कृषि में यानी जो एग्रीकल्चर में जितने भी सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और रिफॉर्म्स का मतलब होता है बदलाव, राइट। तो इस पैरा में हम लोग देखेंगे कि किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए सरकार ने क्या किया, उनके क्या बेनिफिट रहे, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है कि ये पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि एग्रीकल्चर इंडिया में हज़ारों सालों से होती रही हैं, राइट। लेकिन ज़्यादा ज़मीन का यूज़ करना और वो भी बिना टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के चेंजेस के, यानी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरह के बदलाव ना होने की वजह से और साथ ही साथ लैंड के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से जो एग्रीकल्चर के जो डेवलपमेंट है वो अवरुद्ध हो जाता है। यानी डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है, उसमें कमी आ जाती है, राइट। आगे लिखा है, इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। यहाँ कहा जा रहा है कि इरिगेशन में डेवलपमेंट होने के बावजूद भी इंडिया के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ के फार्मर्स मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी पर भी आज भी डिपेंड करते हैं, राइट। एग्रीकल्चर में फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पॉजेज अ सीरियस चैलेंज। हालांकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो इसके लिए ये एक चैलेंज है, क्योंकि जो फार्मर है अगर वो पूरी तरह से मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड रहेंगे तो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उनकी जो नीड है उन्हें पूरा करना प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए ये आगे हम देखेंगे, और सरकार ने क्या किया इसके लिए वो भी हम देखेंगे। यहाँ लिखा है कि एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर ही वो एरिया है, वो सेक्टर है जो पूरे इंडिया के 60% पॉपुलेशन की ज़रूरत को पूरा करती है, राइट। नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। और एग्रीकल्चर में ही टेक्निकल और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी बदलाव की ज़रूरत है। यानी टेक्नोलॉजी में भी बदलाव की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, और इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन जो है, जो एग्रीकल्चर की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनमें भी बदलाव की ज़रूरत है, ताकि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और पॉपुलेशन की जो नीड है वो पूरी हो सके, राइट। आगे लिखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड एबलिशन ऑफ ज़मींदारी, इस तरह के बहुत सारे काम किए गए ताकि जो इंस्टीट्यूशन है उसमें बदलाव किया जा सके, राइट। और आगे लिखा है, लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनी थी एग्रीकल्चर के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा मेन फोकस किस में दे दिया गया, भूमि के सुधार में, यानी लैंड रिफॉर्म में। आगे लिखा है, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इसका मतलब है जो लैंड है उस पर जो पुश्तैनी अधिकार है उसकी वजह से ये टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी। जैसे कि जो लैंड होती है, अगर उसमें दादा की ज़मीन है तो उसमें बेटों का हक होता है, तो जितने बेटे होते हैं उनमें डिवाइड हो जाते हैं, फिर उनके जो बेटे होते हैं उनमें जो लैंड है वो डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से जो पुश्तैनी अधिकार है उसकी वजह से जो लैंड है वो टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना बेहद ज़रूरी था। आगे लिखा है, द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स
were enacted, but the laws of implementation was lacking or lukewarm. The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. The Green Revolution, based on the use of package technology, and the White Revolution, Operation Flood, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. इसमें लिखा है लैंड को रिफॉर्म के लिए, यानी कि जो भूमि सुधार है उसके लिए बहुत सारे कानून तो बने, लेकिन उसे लागू करने में यानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ढील दी गई। 1960 और 1970 में भारत सरकार ने कई तरह के एग्रीकल्चर सुधारों की शुरुआत की थी, जैसे पैकेज टेक्नोलॉजी पर जिसे हम कहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें बहुत सारे अनाजों को उगाने के ऊपर ज़ोर दिया गया, जिसमें बहुत सारे जो हाई क्वालिटी के सीड्स होते हैं उन्हें यूज़ किया गया और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ की गई, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ की गई ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, राइट। इसे ही कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। और यहाँ पर जो एक और लिखा है वाइट रेवोल्यूशन, तो वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो इस तरह के एग्रीकल्चर सुधार के लिए बहुत सारी रणनीतियाँ अपनाई गई थीं ताकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके, राइट। और आगे लिखा है बट दिस टू लेड to the concentration of development in few selected areas. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms, provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire, and disease, establishment of Grameen banks, cooperative societies, and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन थी, इसकी वजह से जो डेवलपमेंट थी वो कुछ ही रीज़न तक सीमित रह गई थी। इसलिए 1980 और 1990 में जो लैंड की जो डेवलपमेंट के बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए, जो कि जिसमें इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी के आधार पर टेक्नोलॉजी के सुधारों पर आधारित था। और इस दिशा में उठाए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट कदम थे, जैसे कि सूखा, बाढ़ और जो चक्रवात है, आग तथा जो बीमारी है, बीमारी के लिए फसल बीमा सरकार की तरफ से दिए गए और किसानों को कम रेट पर जो ऋण होते हैं, जो लोन होते हैं, उनकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक बनाए गए, सहकारी समिति बनाई गई और बैंकों की भी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे। उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस किया था ड्राउट, फ्लड और साइक्लोन में, यानी कि ड्राउट की वजह से, सूखा की वजह से, बाढ़ की वजह से, साइक्लोन की वजह से, फायर की वजह से, बीमारी की वजह से जितने भी सारे अगर नुकसान होते हैं तो उनकी भरपाई कौन करेगी? सरकार करेगी, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, जैसे एस्टेब्लिशमेंट की गई थी ग्रामीण बैंक की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, और साथ ही साथ बैंक की जो प्रोवाइड करता था लोन फैसिलिटी फार्मर्स को, जिसका रेट जो होता था इंटरेस्ट का वो बहुत लो होता था, राइट। और इस तरह से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इस डायरेक्शन में उठाए गए थे। तो आगे लिखा है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे KCC भी बोलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम are some other schemes introduced by the government of India for the benefit of the farmers। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी लाई गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, किसके लिए? ताकि फार्मर्स को बेनिफिट हो सके। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न, राइट। तो यहाँ लिखा है कि इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की किसानों के लिए,
और इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन, और जैसे हम देखते हैं ना बहुत सारी जो न्यूज़ होते हैं उसमें वेदर की कंडीशन बताते हैं कि कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, राइट। तो वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम भी फार्मर्स के लिए रेडियो और टेलीविज़न पर दिखाए जाने लगे। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP भी अनाउंस कर दिया, ताकि जो वाजिब जो रीजनल जो प्राइस होती है उस पर किसानों को उस पर किसान अपना जो अनाज है वो सेल कर सके और उनके बदले में सरकार उन्हें पे कर सके, राइट। तो MSP क्या होता है कि मिनिमम प्राइस एक अनाउंस कर दी जाती है कि किसानों की जो अनाज है उस पर ख़रीदी जाएगी, राइट। और इसके अलावा remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया, MSP क्यों अनाउंस किया, ताकि किसानों को जो बिचौलिए होते हैं, दलाल होते हैं, उनसे बचाया जा सके, राइट। और सरकार किसानों के फसलों को जो उचित मूल्य है, जो MSP है, उस पर वो खरीद सके, राइट। ओके, यहाँ पर एक भूदान और ग्रामदान लिखा है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हायर। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज। जो विनोबा भावे थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर जो सत्याग्रह थी उन्होंने उसमें भाग लिया था, राइट। ही वॉज वन ऑफ द वॉटरीज ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य। अब जो विनोबा भावे थे, उन्हें गांधी जी की जो कॉन्सेप्ट थी ग्राम स्वराज्य, उनमें उनकी बहुत ज़्यादा आस्था थी, बहुत गहरी आस्था थी। आफ्टर गांधी जीज martyrdom, विनोबा भावे undertook पद यात्रा to spread गांधी जीज मैसेज कवर ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री। गांधी जी की शहादत के बाद विनोबा भावे ने पद यात्रा किया था ताकि वो पूरे कंट्री में गांधी जी के मैसेज को पहुंचा सके। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, जब वो अपना एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में, सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबींग। तो कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स, ऐसे गांव वाले जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें कुछ ज़मीन दिया जाए ताकि वो अच्छी तरह से उसमें इकोनॉमिक वेलबींग यानी कि वो उसमें उस लैंड का यूज़ कर सके ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर सके। विनोबा भावे could not promise it to them immediately but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming। विनोबा भावे ने उस वक्त डायरेक्ट प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये अश्योर किया, ये भरोसा दिलाया कि जो गवर्नमेंट है उससे वो बात करेंगे ताकि जो लैंड की बात है वो उन्हें दिया जा सके ताकि वो उसमें अपना फार्मिंग करें, राइट। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स। अचानक ही श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हो गए और उन्होंने 80 एकड़ ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा 80 लैंडलेस विलेजर्स के बीच, यानी 80 ऐसे विलेजर्स जिनके पास ज़मीन नहीं थी। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो उन्होंने ऑफ़र किया कि वो 80 एकड़ लैंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे विलेजर्स को जिनके पास ज़मीन नहीं थी। दिस एक्ट वाज नॉन एज भूदान, और यही एक्ट भूदान कहलाता है। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया, और बाद में उन्होंने जो इंडिया है उनमें चारों तरफ उन्होंने ट्रैवल किया और इस तरह के आइडियाज़ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सम जमींदार्स ऑनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। बहुत सारे ज़मींदार, बहुत सारे ऑनर्स जो ज़मीन के मालिक थे, बहुत सारे गांव के, उन्होंने ऑफ़र किया कि वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे ही विलेजेस को जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए, राइट। इट वॉज़ नॉन एज ग्रामदान, और ये क्या जाने लगा, ग्रामदान, यानी कि जो ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो ऑफ़र दिया गया वो क्या कहलाया, वो भूदान कहलाया। और जो गांव
लैंडलेस जिनके पास ज़मीन नहीं थी, ऐसे लोगों के बीच अगर लैंड को ऑफ़र करने के लिए जो ग्राम ऑफ़र किया गया, जो गांव ऑफ़र किया गया, उसे कहा गया ग्राम दान, राइट। यानी जो ज़मीन अगर ऑफ़र किया जाए तो वो भूदान, और अगर गांव ऑफ़र किया जाए लैंडलेस विलेजर्स के लिए तो वो ग्राम दान, राइट। ओके, हाउएवर मेनी लैंड ऑनर्स चूज़ टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड। हालांकि बहुत सारे जो लैंड ऑनर्स थे उन्होंने चूज़ किया कि वो प्रोवाइड करेंगे कुछ अपने ज़मीन के कुछ पार्ट टू द पुअर फार्मर्स, किसे, पुअर फार्मर्स को, ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। तो यहाँ पर इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि जो लैंड सीलिंग एक्ट थी उस वक्त, उससे बचने के लिए बहुत सारे जो लैंड ऑनर्स थे उन्होंने चूज़ किया कि वो ज़मीन का सिर्फ कुछ पार्ट ही पुअर फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज़ ऑल्सो नॉन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट है जो विनोबा भावे के ज़रिए सुझाए गए थे, उसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। राइट्स के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर के बाकी के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।